करंट से वोल्टेज में। नहीं, अब उल्टा बताओगे। करंट वोल्टेज से करंट, वोल्टेज से करंट बनता है। क्यों मासी, ये बात सही है कि गलत है? तो मैं नहीं, मेरा एक पॉइंट है। करंट और वोल्टेज, जब हम बाज़ार से बैटरी खरीदने जाते हैं तो हमसे क्या कहते हैं, बैटरी दे दो। तो कितने वोल्ट की और करंट, वो दोनों चीज़ें होती हैं उसमें, लेकिन जो बैटरी के टर्मिनल होते हैं उसके ऊपर हम एक चीज़ चेक कर सकते हैं इजीली, दूसरी चीज़ नहीं चेक कर सकते हैं। क्या? करंट या वोल्टेज? वोल्टेज यानी कि ईएमएफ। बैटरी को ख़रीदते साथ ही अगर वोल्ट मीटर पर लगा दें तो क्या आएगा? वोल्टेज आएगा, करंट तो नहीं आएगा। करंट तो तब आता है जब लोड साथ लगाएं, लोड लगाएंगे तो करंट जाएगा ना। तो वोल्टेज तो उसी वक्त चेक हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो क्या करंट पैदा होगा? नहीं होगा ना, यही तो मामला है। मगर अगर इधर देखें, अगर एक पॉइंट ये ए कह देते हैं, दूसरा पॉइंट ये इसको बी कह देते हैं, और ये एक ही पोटेंशियल पे है, तो इन दोनों के दरमियान में जो करंट फ्लो कर सकता है या नहीं? अगर इसका पोटेंशियल वी है और इसका भी पोटेंशियल वी है, तो क्या इन दोनों के दरमियान में करंट फ्लो करेगा या नहीं? ये क्वेश्चन है। नहीं करेगा, इसका मतलब है करंट तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। जब तक दो पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, उन दोनों पॉइंट के दरमियान में करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। यानी कि पैदा होने वाला करंट, इसको हम वी ए कह देते हैं और इसको हम वी बी कह देते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो डेल्टा वी है, और डेल्टा वी का मतलब है वी बी माइनस वी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। वेन एवर देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, करंट ऑलवेज फ्लोज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, यानी कि इन दोनों के दरमियान में करंट पैदा हो जाएगा, करंट बहने लग जाएगा। लेकिन जैसे कि पहले बताया कि करंट जो है वो टोटली वोल्टेज पर डिपेंडेंट है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि V और I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो पैदा होने वाली डेल्टा V है वो और करंट डायरेक्टली इसलिए हैं कि करंट होता ही ना अगर V ना होती, करंट होता ही ना अगर V ना होती। और जूँ जूँ इन दोनों पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो करंट और बढ़ता जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, अगर इन दो पॉइंट के दरमियान में आप 5 वोल्ट की बैटरी लगा दें तो आप इन दोनों के दरमियान में जो करंट पैदा कर सकते हैं वो फॉर एग्जांपल I1 है। और अगर इन दोनों के दरमियान में आप 12 वोल्ट्स की बैटरी लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट करें, तो आप इन दोनों के दरमियान में जो करंट है वो जो I2 है वो I2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन I1, मतलब I2 I1 से बड़ा हो सकता है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि आपके घर में ये जो 220 वोल्ट्स पर सारी चीज़ें चल रही हैं और वो AC पर चल रही हैं, DC पे नहीं चल रही, तो 220 वोल्ट्स इज़ वेरी हायर देन 5 वोल्ट्स, ऐसा है कि नहीं, एंड 12 वोल्ट्स। अगर 5 वोल्ट का कोई लोड आप चला रहे हैं और एक नेकेड वायर को ऐसे आप हाथ से पकड़ लें तो 5 वोल्ट से आपको कोई इतना बड़ा करंट नहीं लगता, आपको महसूस भी नहीं होगा कि करंट लगा कि नहीं लगा। वेन एवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और अगर उन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट्स का है और आपने इस करंट पकड़ लिया, चाहे उसमें से 1 एम्पियर जा रहा है, चाहे उसमें से 2 एम्पियर जा रहा है, लेकिन आपको करंट नहीं लगेगा। करंट तब कब लगेगा? जब उन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल बहुत हाई होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने 220 वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं A और B के ऊपर, तो अब इनके दरमियान में अगर आप एक छोटा सा बल्ब भी लगाएं और एक नेकेड वायर को हाथ से पकड़ लें तो डेफिनेटली आपको करंट लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस टोटली रिलेटेड है करंट के साथ, ठीक है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा रखेंगे उतना करंट उसके दरमियान में ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। अच्छा, अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं P इज इक्वल टू IV। जब हम लिखते हैं P इज इक्वल टू IV तो ये DC के लिए फिल वक्त मैंने लिखी है। जब हम AC के लिए, DC करंट के लिए होती है P इज इक्वल टू IV। जब हम कहते हैं ना AC, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है IV और साथ लिखना पड़ता है cos ऑफ phi। ये cos ऑफ phi क्या चीज़ है? ये पावर फैक्टर है। ये क्या है? पावर फैक्टर है। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स पावर फैक्टर है। और आपके घर में जो पावर आ रही है बेसिकली वो DC नहीं है, वो AC है। इसलिए हर घर में जाने वाली बिजली के साथ एक पैरामीटर स्टडी किया जाता है, वो पावर फैक्टर है।
जितना पावर फैक्टर 1 के करीब होगा उतने लॉसेस कम होंगे और उतना अच्छा है, यानी कि आपका बिल कम आएगा। जितना पावर फैक्टर 0 के करीब जाएगा, ठीक है, यानी 0.5 0.6, तो उतना बुरा है, यानी आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। नॉर्मली पावर फैक्टर को पाकिस्तान में 0.8 दिया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब पावर फैक्टर कम और ज़्यादा होता क्यों है, कम क्यों होता है, यानी कि 0 के करीब क्यों जाता है, यानी बुरा कब होने लग जाता है, जब हम अपने घर में वाइंडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा चलाते हैं। वॉशिंग मशीन, पंखे, मोटर, ठीक है, स्टैंड वाले पंखे हो गए, कोई भी चीज़ जिसमें मोटर लगी हुई है, जूसर हो गए, ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें मोटर है, जब वो आप इंडक्शन जिसमें क्रिएट होती है, यानी इसमें वाइंडिंग हुई हुई है, वहाँ पर इंडक्टेंस बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस कम हो जाती है, इनके दरमियान में एक रेशियो बरकरार नहीं रहती, जिसकी वजह से पावर फैक्टर 0 के करीब जाने लग जाता है। बाज़ लोग अपने घरों में, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको बाज़ वीडियोस में मिलेगा जी कि बिजली का बिल कम करने का तरीका बता रहे होते हैं लोग, ऑल्दो इट इज़ इलीगल, लेकिन लोग अब वीडियोस में बता रहे होते हैं जी हाउ टू डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ बिल बाय इंस्टॉलिंग कैपेसिटर एट योर होम। तो वो क्या करते हैं कि चूँकि मैंने कहा कि पीएफ जो है वो इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि इंडक्शन ज़्यादा हो जाती है, मोटर चलाने की वजह से कैपेसिटेंस कम हो जाती है, तो वो घर में कैपेसिटर लगाते हैं, बड़े बड़े एक बड़ा कैपेसिटर लगा देते हैं सीरीज़ में मीटर के पास। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप कैपेसिटर लगाते हैं तो उधर से अगर आप मोटर्स वगैरह ज़्यादा चला भी रहे हैं तो क्या हो, इंडक्शन बढ़ी, इधर से कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करती हैं और पावर फैक्टर इंप्रूव करता है। और पावर फैक्टर जब इंप्रूव करेगा तो पावर फैक्टर यानी 1 के करीब आने की कोशिश करेगा, तो बिजली का बिल कम आएगा। दिस इज़ द लॉजिक। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल नहीं है या ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल होता है। ज़ाहिर इंडक्शन को कैपेसिटेंस कम करती है, लेकिन ऐसा घर में करना कानून में नहीं है, इल्लीगल है, ठीक है। तो इसलिए मतलब अवॉइड यूजिंग दिस सच काइंड ऑफ थिंग्स, जो कि इल्लीगल है वो इल्लीगल है, वो नहीं करना हमने, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद वापस ओम्स लॉ पे आते हैं कि जब आप इसकी कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमेशा आपने करंट जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे लेना है, क्योंकि करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और वोल्टेज जो है वो इंडिपेंडेंट है इस केस के अंदर, क्योंकि आप जब बैटरी कनेक्ट करेंगे तो आपको करंट मिलेगा ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जब इन दोनों के दरमियान में होगा तभी तो करंट आएगा, वरना तो करंट नहीं आएगा। तो वोल्टेज शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस एंड करंट शुड बी ऑन द वाई एक्सिस। एक तो ये क्रिएट होगी बात। अब आगे चलते हैं कि अगर इसकी हम मेटल की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, मेटल्स की, तो मेटल्स क्या हैं, कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में तो ऐसा होता है कि कंडक्टर में एटम्स होते हैं और एटम्स के बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं कि नहीं। कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वो अंदर होते हैं, बाहर नहीं होते इंसुलेटर में। लेकिन कंडक्टर के अंदर अगर आप एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़ लें, वो अभी आएगी आगे सेकंड ईयर में, तो एनर्जी बैंड थ्योरी में ये होता है कि जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में गैप हो, उसका ये मतलब है इन अ सेंस के गैप का ये मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम के अंदर हैं, बाहर कोई भी नहीं है, कंडक्ट कोई नहीं कर रहा, बाहर कोई नहीं फिर रहा, एटम से बाहर कोई नहीं फिर रहा। तो हम कहते हैं जी एनर्जी बैंड थ्योरी में से कहते हैं कि जी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान में एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। और जब कंडक्टर की बात करते हैं तो हम वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों को ओवरलैप करवा देते हैं। ओवरलैप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली एटम के अंदर से निकल के बाहर जा रहे हैं। बात समझ आई? तो इसका मतलब है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं और एटम्स भी मौजूद है। अब रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, पता है आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज करंट, यानी कि चार्जेस का बहना करंट कहलाता है, राइट। लेकिन अगर चार्ज जा रहे हो, चार्ज तो साइज में बड़े छोटे हैं और एटम इतने बड़े हैं, तो जब चार्ज इधर से जा रहे हैं तो वो टकराएंगे किससे? एटम से। तो जितने ज़्यादा वो एटम से टकराएंगे, जितना वो एटम से टकराएंगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रुकावट। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक साइड से आ रहे हैं
तो सेंटर में एटम बड़े बड़े हैं, तो वो उनसे आके क्या करते हैं, टकराते हैं और उनको आगे जाने में दिक्कत हो रही है। यानी कि आप समझे ना कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ से ढेर सारे आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे हैं मिकदार में और आगे बड़े बड़े एटम्स हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकलने में क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े एटम मौजूद हैं। तो अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये एटम्स अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं। जब इनकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका निकलना और मुश्किल हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ती है। नॉर्मली हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन नॉर्मली बहुत से मटेरियल्स ऐसे हैं, कंडक्टर्स ऐसे ही होते हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाएं तो साथ रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेकिन सारे मटेरियल्स के बारे में ये ट्रू नहीं है, कुछ की ऐसी भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम भी होती है। लिहाजा मैं उस टॉपिक में नहीं जा रहा, वो टॉपिक अलग है। अभी हम ओम लॉ पे ही रहेंगे। ओम लॉ में अगर आप दोबारा आते हैं वापस, मैं आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया कि रेजिस्टेंस जो है रुकावट है, एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, रुकावट देने की प्रॉपर्टी, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने की, दिक्कत क्रिएट करने की जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट जो है वो ओम है। क्या है, ओम है। करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर। और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट्स। वोल्ट जो है वो जस्ट लाइक ए पुश, इलेक्ट्रॉन को सर्किट्स में मूव कराना है। देखें, ये मैं आपके आगे सर्किट बना देता हूँ। देखो, ये बैटरी बनाते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब है कोई लोड है, और ये सोर्स है। सोर्स क्या है, बैटरी। तो बैटरी क्या है, ईएमएफ। बैटरी के पास क्या होती है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, पुश करती है। चार्जेस को क्या करती है, पुश करती है। जब चार्जेस को वो पुश करती है तो वो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जाते हैं। कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं बता ये रहा था कि सोर्स यहाँ पे लगाया और लोड ये है। लोड कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, पंखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और सोर्स का मतलब है बैटरी हो सकती है। सोर्स जो है वो जहाँ से बिजली आ रही होती है। अगर एसी सोर्स है तो वो वापडा का जो सोर्स है एसी सोर्स है ना, और बैटरी का सोर्स डीसी सोर्स है। तो सोर्स के पास अगर लोड ना लगाएं, यानी करंट ना जा रहा हो, खाली सोर्स हो, यानी बाज़ार से जब बैटरी हम परचेज़ करते हैं और उसको लोड से कनेक्ट ना करें, डायरेक्ट वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज चेक कर लें, वो वोल्टेज बेसिकली क्या कहलाते हैं वहाँ पे, ईएमएफ। व्हेन करंट इज नॉट बीइंग ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, एट दैट टाइम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। एंड व्हेन करंट इज बीइंग ड्रॉन, तो हम क्या कहते हैं कि वो वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों में हमने ये फ़र्क किया हुआ है। हालांकि दोनों की यूनिट्स भी सेम है, वोल्ट्स, और दोनों में एक फ़र्क और भी है। ईएमएफ और वोल्टेज के दरमियान फ़र्क सुन लें। ईएमएफ का ताल्लुक सोर्स के साथ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक लोड के साथ होता है। पेपर में ये फर्स्ट ईयर में ही पूछा जाता है, सेकेंड ईयर में, ये मैट्रिक और एफएससी का बेसिक सवाल एग्जाम में आता है। पिछले 5 पेपर उठाएं, ये 3 दफ़ा 4 दफ़ा ही आया होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज, डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। और अफसोस की बात ये, हम पूरा साल बच्चे को पढ़ाते हैं, वो फिर भी वहाँ पे ये इसका आंसर नहीं दे गया था। ईएमएफ का ताल्लुक सोर्स के साथ है। पहला पॉइंट लिखेंगे, ईएमएफ का ताल्लुक सोर्स के साथ है और पोटेंशियल डिफरेंस का ताल्लुक लोड के साथ है। दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर करंट ना ड्रॉ कर रहे हैं हम, सोर्स से हम करंट ड्रॉ ना करें, तो उस वक्त जो हम मेजर करेंगे वो ईएमएफ कहलाएगी, वोल्टेज नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। ठीक है। और जब करंट लोड की तरफ जा रहा होगा तो उस वक्त अगर हम लोड के अक्रॉस उसको मेजर कर रहे होंगे तो वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी करंट जब ड्रॉ कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस, और जब ना ड्रॉ कर रहे हो तो ईएमएफ। दो, तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि सोर्स में क्या होता है कि ज़ाहिर है सोर्स एक बैटरी अगर हम लेते हैं तो बैटरी में क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और केमिकल रिएक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी कोई और एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जाती है, यहाँ सोर्स में कोई और एनर्जी, किसी और टाइप की एनर्जी किस में जाती है, इलेक्ट्रिकल में जाती है। और जब लोड क्या करता है, उल्टा काम कर रहा है। और लोड जो है वो ये कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी मिसाल अगर बल्ब लगा है तो लाइट में कर रहा है और हीट में कर रहा है, पंखा लगा है हीट में भी कर रहा है, काइनेटिक में भी कर रहा है। बात समझ आई? तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल जब दूसरी में जाए तो वो है बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस, और जब कोई केमिकल एनर्जी या कोई और एनर्जी इलेक्ट्रिकल में जाए
तो वो है EMF। मैंने आपको 3 डिफरेंस बताए हैं, ये तीनों डिफरेंस आपने पेपर में लिखने हैं। अच्छा, अब हम I और V के दरमियान में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, I-V करेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं, यानी कि एक कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो डिपेंड ये करता है कि आप लोड ले क्या रहे हैं। आप मेटल की बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, आप डायोड की बात कर रहे हैं, आप थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं, आप फिलामेंट बल्ब की बात कर रहे हैं। जैसे ही आप लोड चेंज करेंगे I और V की करेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी, यानी कर्व चेंज होगी। सपोज करते हैं कि हम कंडक्टर की बात करें। अगर कंडक्टर की बात करें और इन दोनों के दरमियान में ग्राफ बनाएं, यानी कि यहाँ पे करंट ले लें वर्टिकल एक्सिस पे, क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल V है, तो अब क्या होगा कि जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी, सीधी लीनियर। लीनियर का मतलब यह है कि अगर हमने वोल्टेज V1 रखी तो यहाँ पे I1 है। V1 में फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम 1 एम्पियर लेते हैं तो जब ये 20 वोल्ट्स होंगे तो ये 2 हो जाएंगे, और जब ये 30 वोल्ट्स होंगे तो ये 3 हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ है इसे कहते हैं लीनियर, यानी जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट में चेंज आता जा रहा है और एक जैसा आ रहा है। अगर इधर वोल्ट अब 10 बढ़ा रहे हैं तो उधर चेंज अगर 1 का आ रहा है तो इसी तरह ही रहेगा, 1 का ही रहेगा। यहाँ 10 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 का रहेगा। अगर यहाँ 5 बढ़ाएंगे, यहाँ 2 का रहेगा। मिसाल दे रहा हूँ, जितना चेंज फॉर देयर इज एन इक्वल चेंज इन करंट फॉर एन इक्वल चेंज इन वोल्टेज, तो हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। जब हम लिखते हैं ना V = IR, तो R क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ये R कांस्टेंट कहाँ है? फॉर द केस ऑफ मेटल्स। जब हम मेटल को स्टडी कर रहे हो या कंडक्टर को स्टडी कर रहे हो तो वहां पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है और I और V के दरमियान में कर्व यूनिफॉर्म बनेगी, यानी लीनियर लाइन बनेगी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डायोड की, तो अब देखें डायोड में क्या होता है। अब कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा डायोड। लोड चेंज करेंगे तो I-V करेक्टरिस्टिक्स चेंज होगी, जैसे अभी मैंने आपको बताया। करंट यहाँ रखा, वोल्टेज यहाँ रखा। अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब डायोड को हम इनिशियल वोल्टेज देंगे ना, जब तक वो वोल्टेज 0.7 से कम होगी ना, तो डायोड जो है वो करंट अपने में से गुजरने ही नहीं देगा। 0.7 वोल्ट से नीचे डायोड कंडक्ट ही नहीं करता। यानी डायोड को में से करंट गुजारने के लिए, डायोड एक दरवाज़ा है जो एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ से नहीं खुलता। डायोड इज़ द डिवाइस दैट अलाउज द करंट टू फ्लो फ्रॉम इन ए सिंगल डायरेक्शन। दूसरे यानी कि यहाँ से बाहर जा सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। ये डायोड का काम है। और उधर एक बच्चे ने FSC की, अभी 1-2 साल पहले की बात है, उसके पेपर में डायोड आ गया। तो कहता है मतलब डायोड जो है, उन्होंने डायग्राम में ये दिया कि डायोड जो है वो उल्टा लगा के दे दिया। तो वहाँ पे वो पूछा उसने कि भाई अब करंट वोल्टेज निकालें, तो वो वजन वहाँ पे करंट और वोल्टेज निकाल के आए हैं। करंट भी, वोल्टेज, पावर सारी कुछ निकाल के आए हैं। डायोड उल्टा लगा हुआ है। तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ये मतलब आपने इसकी क्या आंसर निकाला? कहता ये इतनी वाट्स आई है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, करंट ही नहीं आगे जाएगा। कहता क्यों सर, करंट क्यों नहीं आगे जाएगा? मैंने कहा डायोड उल्टा लगा, ज़रा गौर से देखो। डायोड का मकसद ही यही होता है। समटाइम्स करंट एक तरफ जाना होता है, दूसरी तरफ से हमने रोकना होता है, तो वहाँ पे हम डायोड लगाते हैं। मतलब फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ वैसे ही, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सोर्स से लोड की तरफ करंट जा रहा है, लेकिन लोड से कहीं वापस टकरा के ना आए। एक बात कर रहा हूँ वैसे ही, कहीं वापस करंट में इधर कहीं वापस ना आ जाए, तो मुझे उसको रोकना है, तो वहाँ पे मैं डायोड इस्तेमाल करूँगा कि चला जाए, आए ना। आई समझ? तो डायोड 0.7 नीचे से पीछे अगर फॉरवर्ड बाइस भी यूज़ करें ना, अगर एक डायरेक्शन में यूज़ करें, तब भी 0.7 से नीचे वो करंट आगे नहीं जाने देगा। यानी कि आप वोल्टेज शुरू में देंगे, वो करंट बिल्कुल नहीं देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी वोल्टेज आएगी जिस पे एकदम ट्रिगर होकर करंट यूं ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक ऐसी वोल्टेज आएगी कि एकदम करंट शूट करेगा। और ये जो पॉइंट है ना, सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट है, यानी 0.7 से पीछे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। 0.7 के बाद जाके करंट बढ़ने लगता है और फिर आगे एक्सपोनेंशियली बढ़ के वो शूट करता है। डायोड की कर्व देखें, सीधी बनी या कर्व में बनी? बताओ, सीधी लाइन तो नहीं बनाई ना। जब हम डायोड की बात कर रहे हैं तो हमने सीधी लाइन नहीं बनाई, जबकि पीछे कंडक्टर के लिए हमने सीधी लाइन बनाई थी। आखिरी फिर इसको ख़त्म करते हैं।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिलामेंट लैम्प। यहाँ पे करंट ले लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं। फिलामेंट लैम्प। अब फिलामेंट लैम्प की क्या स्टोरी है? उसकी ये है कि जब लैम्प ऑन करते हैं ना तो उसका मटेरियल गर्म होता है ना, यानी उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। जब उसकी रेजिस्टेंस, पहले तो रेजिस्टेंस कम होती है लेकिन फिर आगे रेजिस्टेंस आहिस्ता इंक्रीज़ करती है। यानी कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है उसकी वक्त के साथ, वक्त गुजरने के साथ, तो उसकी रेजिस्टेंस, जब वो फिलामेंट सही गर्म हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस सही गर्म हो जाती है, तो जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होना चाहिए, तो पहले क्या होगा कि पहले तो वो ऐसे जा रही थी लेकिन ऊपर जा रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिस पे वो आके करंट क्या हो जाएगा, स्टेबल, यानी स्टेबल करंट हो जाएगा। एक ऐसा वोल्टेज आएगा, यानी एक ऐसा नीचे वोल्टेज आएगा कि उस वोल्टेज के बाद करंट जो है वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि डिक्रीज़ हो गया, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो गई। अब मुझे बताएं कि ये कर्व और सीधी लाइन में कितना फ़र्क है? सीधी लाइन तो सिर्फ कंडक्टर और मेटल के लिए है, वो डायोड, थर्मिस्टर, फिलामेंट लैम्प और भी बहुत से लोड उनके लिए वैलिड ही नहीं है। जब भी किसी से पूछता हूँ ओम ला, तो वो सीधी लाइन बना रहा होता है। उससे पूछूं ये क्यों बनाई, तो कहता है बुक में बनी है। और जब बुक खुलवाओ तो साथ इस तरह की लाइनें भी निकलती हैं, तो फिर कहता है जी कि नहीं ये तो ये भी है, लेकिन वो उसने कभी इसको इतने गौर से सोचा नहीं कि ये क्यों है। इसलिए इस बेसिकली इस क्लास के अंदर जो मैंने पॉइंट आपको बताया है वो ये है कि आई जो है वो डिपेंडेंट है वी के ऊपर, ठीक है, और आई वी पे डिपेंडेंट है। एक पॉइंट ये क्लियर किया है, ईएमएफ और वोल्टेज के दरमियान में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट भी क्लियर किया है। और दूसरी बात ये कि जो कर्व सीधी है ये सिर्फ कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए वैलिड है, ठीक है, या सिर्फ एक कंपोनेंट है रजिस्टर के लिए वैलिड है। रजिस्टर वो होते हैं जो अमाउंट ऑफ करंट को लिमिट करता है सर्किट के अंदर, तो रजिस्टर के लिए वैलिड है। यानी कंपोनेंट्स में अगर बात करें तो सिर्फ रजिस्टर के लिए वैलिड है, वैसे बात करें तो कंडक्टर्स और मेटल्स के लिए वैलिड है। इसके अलावा ओम लॉ कोई फॉलो करते ही नहीं। जो डिवाइस ओम लॉ फॉलो करे वो क्या है, कंडक्टर, मेटल और रजिस्टर, इनको हम कहते हैं ओहमिक डिवाइसेस। वो जो ओम लॉ को ओबे करती हैं, और वो जो ओम लॉ को ओबे नहीं करती, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। डायोड क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। फिलामेंट लैम्प क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है। इसके अलावा जो थर्मिस्टर क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। एलडीआर क्या है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस। व्हाट इज एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है और करंट बढ़ता है, ठीक है। इसी तरीके से थर्मिस्टर क्या है, उसका जो थर्मिस्टर क्या है, टेम्परेचर सेंसर। जब उसके आगे आप लाइटर जलाएं या फ्लेम आगे करें तो थर्मिस्टर अपनी रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है। लेकिन मैं दो किस्म के थर्मिस्टर होते हैं, एक एनटीसी, एक पीटीसी। मैं बात कर रहा हूँ एनटीसी वाले की, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप एनटीसी थर्मिस्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जब आप वहाँ पे इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का। अगर आप पीटीसी की बात करें तो वहाँ पे इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनटीसी, को नॉर्मली एनटीसी यूज़ होता है। यहाँ ला के दिखा दूँगा एक दिन एनटीसी कैसे काम करता है। बहरहाल ये अलग एक लेक्चर है। तो अभी के लिए इतना ही कि ओम लॉ जो है वो आपको समझ में आ गया, ओहमिक नॉन ओहमिक भी समझ में आ गया, रेजिस्टेंस भी समझ आ गई, रेजिस्टेंस की यूनिट भी समझ आ गई, वोल्टेज की यूनिट वोल्ट्स, करंट की यूनिट एम्पेयर।